नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं घोसी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरीके से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ये माना जा रहा है कि घोसी के उपचुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत की एक नई कहानी कहने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि दलित वोट बैंक बड़ी मात्रा में बसपा और भाजपा के पास ना जाकर के समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। पहले ये माना जा रहा था कि दलित वोट बैंक जो लंबे समय से या यूं कहें कि 2014 के बाद से लगातार उसका एक बड़ा हिस्सा दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में 21% का उसका शेयर है और जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार 2014 के बाद से बढ़ता गया। मायावती ने जिस तरीके से स्टैंड लिया कि उनके समर्थक वोट करने ना जाए, अगर वोट करने जाए, अगर मतदान केंद्र तक जाए भी तो नोटा का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि जिस तरीके की जीत इंडिया गठबंधन को मिली, उसमें ये माना गया कि दलित वोट बैंक ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ ना देकर के समाजवादी पार्टी का रुख किया। इसके बाद से तमाम सियासी दलों में मंथन का एक नया दौर शुरू हो गया है। मायावती ने भी अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए और अगले महीने से वो कार्टर कैंप शुरू करने जा रही है, यानी दलित मतदाताओं को जोड़ने के लिए वो फिर से एक बार प्रयास करेंगी। समाजवादी पार्टी के खेमे में या यूं कहें कि इंडिया के खेमे में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीडीए की जो रणनीति थी, जिसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो यानी पिछड़ों ने भी वोट किया, अल्पसंख्यक तो साथ में थे ही, और दलित वोट बैंक जिसको लेकर के लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के रास्ते अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं। कभी वो काशीनाथ की मूर्ति का अनावरण करने जाते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म पर चोट करते हैं। एक तरीके से जो दलित वोट बैंक उसको साधने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। यूं कहें कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो बार-बार निशाना साधते हैं। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं कि एक जमाने में बसपा की रणनीति पर चलते हुए समाजवादी पार्टी के मंचों पर भी देखा हमने किस तरीके से वहां पर शंखनाद हुआ करते थे और उसकी तस्वीरें खास तौर से मीडिया में वायरल की जाती थी या मीडिया को आमंत्रित किया जाता था ये दिखाने के लिए कि देखिए उनके मंच पर ब्राह्मणों की कितनी बड़ी तादाद। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत अब एक नया रुख, एक नया मोड़ ले चुकी है और इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एक-एक कर आप सभी से उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। फखरुल हसन चांद साहब, जो समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। रोहित अग्रवाल जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुजन समाज के चिंतक कर्मवीर आजाद जी भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, वो भी इस डिबेट में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अर्कवंशी जी, सुनील अर्कवंशी जी, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जयप्रकाश पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले रुख करते हैं अशोक पांडे जी का। अशोक जी, जिस तरीके से आपने देखा कि घोसी के उपचुनाव के नतीजे के बाद तमाम सियासी दलों में मंथन का एक नया दौर शुरू हो गया है और मायावती को भी अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए उनको भी मजबूर होना पड़ रहा है। अगले महीने से उनके खबर मिली कि कार्टर कैंप शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद से ऐसा पहली बार हो रहा है कि दलित मतदाताओं ने आपको एक तरीके से नकार दिया और ये माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर, ये आपके लिए भी बड़ी हैरत में डालने वाली बात थी अशोक जी। देखिए, आपको बता दें कि ये सही सही है कि हम हारे हैं, तो हम इस पे मंथन कर रहे हैं। हम लोग हार पे मंथन कर रहे हैं कि देखिए हार क्यों हुई, उन कारणों पे हम जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हारे हैं तो इसे हम स्वीकार करते हैं। डेमोक्रेसी है, हार जीत लगी रहती है। हम इसी तरह गोरखपुर का लोकसभा उपचुनाव हारे थे, फूलपुर का उपचुनाव हारे थे लोकसभा का, तो हमने मंथन किया था, दोबारा हम चुनाव जीत गए थे। तो ये सही है कि निश्चित तौर पे ये तो विरोधी दलों के को तो इस बात को स्वीकार तो करेंगे ही ना अब कि ईवीएम मशीन कोई हैक नहीं हुई थी। ईवीएम पर अब गुस्सा नहीं दिखाएंगे, हार का बहाना ईवीएम नहीं कहेंगे। अब तो ईवीएम मशीन सही है, इस बात साबित हो गया। दूसरी बात, हम अपने हार पे निश्चित तौर पे मंथन कर रहे हैं, क्यों हारे हैं इसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। फखरुल हसन चांद साहब, आमतौर पर ये माना जाता है कि जो दलित वोट बैंक है वो या तो बीएसपी के पाले में या फिर बीजेपी के पाले में। अगर हम 2014 के बाद से जो तमाम नतीजे आए उस पर हम गौर करें तो दलित वोट बैंक बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसने मायावती को शून्य पर पहुंचाया। पिछले लोकसभा चुनाव में किसी
पिछला वोट बैंक समाजवादी पार्टी और बसपा का समर्थन था, आपस में तालमेल था, लिहाजा पिछड़ों का वोट तो शिफ्ट हुआ मायावती की तरफ, लेकिन उनकी अपील पर दलितों का वोट बैंक नहीं शिफ्ट हो पाया समाजवादी पार्टी की तरफ। लिहाजा आपने देखा आप 5 पे थे और 5 पे ही रह गए और डिम्पल यादव को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि घोसी उपचुनाव में दलितों ने भी समाजवादी पार्टी को वोट किया, जो कि कभी आपका वोट बैंक नहीं था। तो क्या ये माना जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस रणनीति के तहत आपने आगे किया, उसका एक बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि वो सनातन के खिलाफ जहर उगलते रहे और दलित वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट होता रहे? नहीं, देखिए ऐसा है कि मानस जी, ये कहना गलत है कि दलित जो है वो सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखता है। देखिए, दलितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है, दलित आज ये देखना चाहता है। जब आज सवाल पिछड़ों के आरक्षण पे है, दलितों के आरक्षण पे, और पूरे देश में मैं कहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में दलितों पे अत्याचार नहीं हो रहे? मध्य प्रदेश की जो एक घटना सामने आई थी, अमानवीकृत करते हुए एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की, और उसको वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करते हैं, वो मुख्यमंत्री जी वहां पे एक अन्य व्यक्ति को बुला के उससे माफी मांग लेते हैं। जो व्यक्ति जो पीड़ित था उसको ढूंढ भी नहीं पाती है सरकार। और उत्तर प्रदेश पे हम जिस तरीके से देख रहे हैं अत्याचार हो रहा है दलितों पे, दलितों की आज सुनने वाला कोई नहीं। तो अगर उनकी आवाज आदरणीय अखिलेश यादव जी बने हैं, लगातार हम संविधान की बात कर रहे हैं, लगातार हम अगर इस बात को उठा रहे हैं कि जो समाजवादियों का रास्ता, वो रास्ता नेताजी जी का दिखाया हुआ है, मान्यवर काशीराम जी का दिखाया हुआ रास्ता है। तो हमारी बात पे हमने जिस लड़ाई को लड़ा है आज, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको विश्वास है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ का सामना कर सकती है, अन्याय का सामना कर सकती है। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहे थे, हार की समीक्षा, तो भाई हार की समीक्षा आपके प्रदेश अध्यक्ष जी को करनी चाहिए थी। हमारे साथी रोहित अग्रवाल जी बैठे, एक सीट अभी कुछ समय पहले उन्हीं ने भी जीती थी। तो हार की समीक्षा तो भारतीय जनता पार्टी में अब 2024 तक होती ही रहेगी। लेकिन जो दर्द भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगियों को दिया है, लगातार वो बोल रहे हैं। मैं बार बार एक बात को दोहराता हूँ, रोहित जी हमारे साथी वो जानते हैं कि ज़ीरोडॉल एसपी और अल्ट्रासेट, ये दो वो दवाएं हैं जो कुछ समय के लिए दर्द को कम कर सकती है, जो रह रह के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हो रहा है। वो कभी ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी तो जबान ही नहीं बंद हो रही है। हाँ, नहीं, चुनाव चल रहा था तब भी नहीं बंद हो रही थी, हार गए तब भी नहीं बंद हो रही है। तो ऐसे हालात में जब समाजवादी पार्टी मुद्दों की बात कर रही है, दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की बात कर रही है, और हमारी बात पे, समाजवादियों की नीतियों पे, समाजवादियों पे विश्वास करके घोसी की सम्मानित जनता ने समाजवादियों का साथ दिया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 2024 का जो चुनाव है, वो इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी इंडिया के गठबंधन के साथ हराने का काम करेगी। जयप्रकाश पांडे जी, इंडिया गठबंधन को पहली जीत समाजवादी पार्टी की जीत मानी जाए, इंडिया गठबंधन की जीत मानी जाए, और क्या ये मान लिया जाए कि ये एक तरीके का परीक्षण था जो आप लोगों ने किया, एक प्रयोग था, सफल हुआ? हालांकि हम लोग को नहीं भूलना चाहिए, जिस बात का जिक्र अशोक पांडे जी कर रहे थे, कि गोरखपुर के उपचुनाव को हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जब लोकसभा चुनाव हुए तो 64 सीटें जीत ली थी। अब ये तो निश्चित रूप से एक टेस्ट था ही, और कायदे से कहिए तो एक महज उपचुनाव नहीं था। और ये स्पेशली दिल्ली में जो इनके तथाकथित कौटिल्य हैं, चूंकि कौटिल्य का नाम मैं उनको अपमान समझता हूँ कौटिल्य का, जो कौटिल्य भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए कौटिल्य थे। वो कहिए कि भारत के ही अपनी विचारधारा से असहमत रखने वालों को प्रताड़ित करने के लिए रणनीति नहीं अपनाते थे। अब भाजपा वाले कौटिल्य समझते हैं फिलहाल। तो उनकी ये टेस्टिंग इसलिए थी कि देखिए, जो भारत के बड़े मुख्य स्टेट हैं वहां से ये हाशिए पे लग गए हैं, और दो ही स्टेट इनके बचे थे, गुजरात और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये निश्चित रूप से दारा सिंह चौहान जो थे, अति पिछड़े समुदाय से आते थे, उनको लॉन्च करके ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि अति पिछड़े अगर मतलब एक टाइप कैरेक्टर ऊपर से भेजा जाए तो क्या ध्रुवीकरण होगा कि नहीं होगा। तो घोसी के चुनाव का जो परिणाम है वो इतना साधारण नहीं है। एक चुनाव परिणाम तो आया, यही से सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी अनगूंज दूर तक जानी है, और 3-4 स्तर उसके बड़े साफ हैं। एक तो देखिए, मोदी जी बरसों से लगभग मुसलमानों पे डोरी डालते हुए पसमादा का बार बार कार्ड खेलते हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पसमादा आबादी की दृष्टि से घोसी पूरे भारत में सबसे बड़ी सीट है, मुस्लिम नहीं, केवल पसमादा की बात कर रहा हूं।
दूसरे नंबर पे मदुरई आता है। बाकी मुसलमान आबादी रामपुर कई जगहों ज्यादा है, लेकिन वो पसमादा नहीं है, बुनकर सबसे ज्यादा वहीं रहते हैं। तो वहां की आबादी ने एक मंत्री भी अंसारी बनाया, इन्होंने खारिज कर दिया। और दूसरा अंतर विरोध देखिए कि कितना मतलब राजनीतिक स्वार्थ से पसमादा को सम्मान देने जा रहे थे। इन्हीं का एक मंत्री हारने के बाद कह रहा है कि पाकिस्तान से हम हार गए, मतलब मोदी जी इंपावरमेंट करेंगे। और भारत के नागरिकों ने जो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया, अगर भाजपा को नहीं दिया तो पाकिस्तानी हो गए, इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज, मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर आया है, तो योगी जी की सबसे बड़ी शिकस्त ये हो गई कि योगी संत जरूर है लेकिन सियासत में है। अब भारत में तो संतन को कहां सीकरी सो काम की परंपरा रही है। कुंभन दास नहीं आए, तुलसीदास भी मनसबदार बनने से ठीक अपना मतलब कई तौबा कर लिए, लेकिन ये संत है। लेकिन फिर भी भाजपा, अशोक पांडे भाई की पूरी टीम उनको ठाकुर नेता के रूप में प्रोजेक्ट करती है। उन्होंने कभी अपने को खंडित करने का प्रयास भी नहीं किया। तो उनका नुकसान ये हो गया कि चूंकि यहां जिस तरह से समाजवादी पार्टी के समाजवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले, मतलब बाबा के सजाती के साथ ठाकुर ध्रुवीकरण हुआ है, तो बाबा की वो जमीन खिसक गई। और बाबा को निश्चित रूप से अब ये एहसास हो जाएगा कि बाहुबली ठाकुरों की रहनुमाई करना आसान है। ब्रिजेश सिंह का, रघुराज प्रताप सिंह का, विनीत सिंह के तो आप मित्र रहेंगे धनंजय सिंह के, लेकिन सामान्य क्षत्रिय समाज, आपकी नफरत की सल्तनत, खौफ पैदा करने वाली ताकतों के बरक्स समरस समाज और समाजवादी विचारधारा के साथ चला गया। दूसरी चीज जो और बड़ी खतरनाक, जैसा मैं पहले ही कह रहा था कि देखिए अति पिछड़ा अगर भाजपा के यहाँ जाके वो उसे ये लगता है कि मनुवाद की गोद में बैठ के वो बाबा साहब, पेरियार और डॉक्टर लोहिया की विरासत को हड़प पाएगा, तो उसे खारिज किया गया है। ये दारा सिंह को सोचना चाहिए कि जो वोट था वो सामाजिक न्याय का वोट था, दलित चेतना का वोट था, वो मनुवादियों का वोट नहीं था। तो वो व्यक्ति की हार नहीं है, वो निश्चित रूप से मनुवाद की पराजय हुई है और दलित चेतना की विजय हुई है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि जहां तक अलायंस का सवाल है, तो इनके ये उपचुनाव के साथ 7 चुनाव हुए थे और 7 में देख लीजिए तो ये जैसे जो बड़े स्टेट है, उत्तर प्रदेश से हारे ही हैं, झारखंड से हारे हैं, केरल से हारे हैं, उत्तराखंड एक पहाड़ और एक निश्चित रूप से त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में चले गए। और ये जब कोई इस तरह की फासिस्ट ताकतें हारती हैं, आप चियांग काई शेक को देख लीजिए, चीन में जब वहां के सामान्य जनता माओ के नेतृत्व में क्रांति कर रही थी, तो वो भाग के ताइवान चले गए और छाती पीटते रहे, नहीं हम असली चीन है। तो ये भारत, मतलब जो घोसी का चुनाव है, ये वाटरलू से कम नहीं है सियासी एंगल से देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही बचा था, बाकी जगह तो हाशिए पे लग गए। द्रविड़ ने इनको बहुत पहले निकाला दे दिया है, बाकी लोगों ने नफरत के संदेश को खारिज कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में ये खतौली के बाद से ही परंपरा शुरू, खतौली में भी आ रहे, और ये तय हो गया है कि कम से कम अति पिछड़ा दलित जो समुदाय है वो इनके साथ तो कतई नहीं है। और उसके बाद आपको लगता है कि इनका कोई कैडर बचा है, क्योंकि सवर्ण तो निश्चित रूप से सत्ता भोगी वर्ग है, वो तो आज इनका है कल उनका है, वो कैडर नहीं है भाजपा का, कभी नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जख्म तो बहुत गहरा है और भाजपा को ये कह रहे थे पुनरावृत्ति करेंगे, सीखेंगे, अब एक बड़ी गलती हो जाती है, सीखने का अवसर ही नहीं मिलता साहब, 24 में पता ही चल जाएगा। चलिए प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रमोद जी, इससे पहले अपने बाकी मेहमानों के पास जाए, एक आपसे कमेंट लेना चाहते हैं जिस बात का जिक्र कर रहे हैं जयप्रकाश जी और जो बात कह रहे हैं अशोक पांडे जी, क्या यह माना जाए कि घोसी के उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो एक तरीके का परीक्षण है जिसमें इंडिया गठबंधन कामयाब रहा, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट जो आम चुनाव होंगे लोकसभा के, इसमें कुछ देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के लिहाज से? क्या लग रहा है कि एक सीट की बात ही जीत के, लेकिन आगे तो एजेंडे दूसरे हो जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से एजेंडे तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन घोसी का जो ये उपचुनाव हुआ, हालांकि उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है या नहीं होता रहा है, ऐसे कई उदाहरण रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय, लेकिन इस घोसी के इस उपचुनाव को बहुत सरलता से या बहुत अनदेखी करके 24 के लिहाज से नहीं देखा जा सकता है। देखिए, 2 चीजें तो बहुत स्पष्ट हैं। एक तो जो अभी जयप्रकाश जी ने बात कही है वो बड़ी कांटे की बात कही है कि वहाँ का अति पिछड़ा और जो वहाँ का जो इन्होंने पसमादा मुस्लिम की बात करी, और वो ये जो था पिछड़ा, ये जिस ढंग से और दलित
दलित वोट बैंक ने इस बार जो वहां अपनी भूमिका निभाई है, ये मानस जी अपने आप में एक सवालिया निशान लिए हुए है और इस पर ज्यादा उसकी जरूरत है। हालांकि अभी कार्ड मायावती जी ने नहीं खोले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी ने जो ये वहां पर कोई संदेश नहीं दिया, या दिया भी तो जो गुप्त संदेश दिया, तो उसको हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि उनकी अंदर की क्या मंशा थी। लेकिन जो बाहर परसेप्शन दिखाई दे रहा है, उससे तो यही लगता है कि मायावती जी ने जो दलित वोट बैंक को ये जरूर कह दिया कि अब वो किसी के साथ नहीं है, लेकिन वो पूरा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को गया। तो इससे एक संकेत या संदेश ये तो मिलता है कि लगता है कि चुनाव की जो ही घोषणा होगी, मायावती जी का रुख बदलेगा। मायावती जी जो अभी ये कह रही हैं कि न हम एनडीए के साथ हैं, न इंडिया के साथ हैं, वो फिर एक रास्ता अडॉप्ट कर लेंगी। और जो घोषी का संदेश है, वो एक संदेश दे रहा है कि शायद वो इंडिया के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाएं। ये उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं, जो जातिगत समीकरण हैं, वो पूरी तरीके से बटे हुए हैं। और अगर आप देखें तो इंडिया में जिस ढंग से अब कांग्रेस भी एक साथ है, और पश्चिम में चले जाइए तो जयंत जी हैं, बाकी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है ही, और वही भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती दे रही है। तो ये जो वोट बैंकों का बिखराव था, जिसको भारतीय जनता पार्टी को एक लाभ मिल जाता था, और वो कहीं हिंदुत्व की जीत, कहीं राष्ट्रवाद की जीत का जो ढिंढोरा पीट देती थी, मुझे लगता है कि वो विपक्ष ने जो एकजुटता है, उससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, और उसका चिंतित होना स्वाभाविक भी है। तो ये घोषी का चुनाव अभी एक संदेश तो है इस बात का निश्चित रूप से मानस जी, कि जो इंडिया के साथ जुड़े दल हैं, उन्होंने कहीं भी कोई ऐसा आधार नहीं दिखाई देता है इस उपचुनाव में कि जो उन्होंने साथ न दिया हो, या इंडिया एकजुट दिखाई दी है। तो ये अगर स्थिति बनती है, तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का 80 में 80 का है, तो मुझे लगता है कि जो सीट थी उसको बचाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये 80 तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो ये एक संदेश तो निश्चित रूप से गया है। तो अब आप ये भी देख लीजिए कि अगर ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, तो उस उपचुनाव में मुख्यमंत्री गए, 2-2 उप मुख्यमंत्री रहे, 36 मंत्री लगे रहे, पूरे विधायक सांसद एमपी लगे रहे, उन्होंने पूरे घोड़े खोल दिए। उसके बावजूद बड़ी हार हुई, मतलब एक लगभग 43,000 वोटों से हार जो है, वो कोई सामान्य हार नहीं है। इतने मंत्री, पूरा सरकार लग जाने के बाद, पूरा मंत्रिमंडल लग जाने के बाद, पूरी दमखम लगा देने के बाद, पार्टी जुट जाने के बाद, अगर 43,000 वोटों से विधानसभा का चुनाव भाजपा का प्रत्याशी हार रहा है, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और 24 का कहीं ना कहीं वो एक संदेश तो दे रहा है। सुनील अरवंशी जी, 55,000 के करीब बराबर मतदाता है और 43,000 वोटों से हार गए चुनाव जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी की। पूरी ताकत लगाई थी आपने, फिर ऐसा क्या हुआ? तो आपको करनी चाहिए, लेकिन दारा सिंह चौहान और कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम भी मंत्री बनेंगे, दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे। कैसे मंत्री बनेंगे? और मंत्री बन भी जाएंगे तो क्या उससे फायदा होगा? जिस मिशन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बीजेपी आपको पूर्वांचल में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए, आपकी तमाम बातें सुन करके, आपके तमाम ताने और ऐसे ऐसे शब्द सुन करके वो आपको लेकर के आई, कि इसलिए कि आप पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ का जो पूरा इलाका गाजीपुर का, वहां उनको कुछ फायदा हो जाएगा पॉलिटिकल, लेकिन वो तो नुकसान हो गया। नहीं, देखिए महाराज जी, इस चुनाव को लेकर जो जैसा कि कहा जा रहा है कि 2024 का पूरा नुकसान हो गया है, और रही बात मंत्री पद को लेकर, तो ऐसा कोई मंत्री पद को लेकर जो अगर इतना ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई विशेष बात होती तो हम 2017 की सरकार छोड़ने के बाद नहीं करते। रही बात जो हार हुई उसको हम स्वीकार करने का कार्य करते हैं। और रही बात हमारे जनादेश की, तो जनादेश आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पूरी तरीके से लगा हुआ। जैसे ही ये चुनाव खत्म हुआ, जैसे इसका रिजल्ट आया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे लगातार कार्यक्रमों में भाग लेने का काम कर रहे हैं। और जितनी ताकत एनडीए के साथ में उनको, और एनडीए ने पूरी लगाने का कार्य किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि
हम ये इस चुनाव में मुख्यमंत्री जी को लगा रहे हैं क्योंकि ये स्पेशल चुनाव है। हम लोग जो है इस चुनाव को नहीं, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उसको चुनौती के रूप में लेने का काम करते हैं और उसको चाहे उसमें हमको जीत मिले उसको भी हम सहज दिल से स्वीकारते हैं और चाहे हार मिले उसको भी स्वीकारते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस चुनाव से कहीं पर फेल हो गए या कहीं पर हमारा कोई कमजोर हो गया। सारा जो वहां पर निकल कर आया है, इसकी समीक्षा भी हो रही है, जो निकल कर आया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो लोकल नाराजगी थी वो नाराजगी कहीं निकल कर आ रही है। उस नाराजगी की वजह से जो मतदान हैं, आप कहाँ विदेशी हैं? नहीं वही मैं कह रहा हूँ मानस जी, जो नाराजगी आई, रिजाइन दे रहे हैं ओपी राजभर, जीत के दिखाएं, दूसरे को सैफई भेज रहे थे, गोरखपुर भेज रहे थे, नैतिकता है। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आप उसकी चिंता मत करिए। आपका जनादेश क्षेत्र में पता, आपके कितने विधायक है सब कुछ पता है। अभी मानी जी की चिंता मत करिए, आप गणित नहीं आएगी। जो आप बता रहे हैं भारत के 28 स्टेट का नाम नहीं मालूम होगा और कांग्रेस कहाँ वो भी नहीं बता करिए। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या जमीन है? आप हमारी चिंता मत करिए, हमारी जमीन उत्तर प्रदेश में, हमारी अन्य प्रदेशों में भी है, तो इसलिए आप अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए, हमने भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सुनने का कार्य किया। आपकी जमीन पता है उत्तर प्रदेश में कितनी है, जो कर रहे हो वही करो, बता रहे हैं। दूसरा ये जरूर नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज्ञान आपकी पार्टी को ज्ञान जनता ने दे दिया है, आपकी पार्टी को ज्ञान जनता ने दे दिया है, इसलिए आपका उत्तर प्रदेश में, इसीलिए आपका उत्तर प्रदेश में क्या है, आप भी सुनिए, आप सुनिए, ज्ञान देने की जरूरत आपको जनता ने दे दिया है, किस तरीके का ज्ञान। और रही बात अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत दलितों और पिछड़ों के मसीहा बन रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सरकार में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ करता था। कांग्रेस ने तो इतना विकास किया मुस्लिमों का कि देश में आजाद होने के बाद जो सरकार बनी तो 32% जो है नौकरियों में था और आज की तारीख में कितना नौकरियों में है। तो आप खाली जनता को गुमराह करने का काम मत करिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिमों की दुश्मन है। आप खाली गुमराह करने का काम नहीं करिए, आपको जनता ने उत्तर प्रदेश से खुद उखाड़ फेंकने का काम किया है। अभी आप कह रहे थे पिछड़ों के बहुत मसीहा है, एनडीए और आप बता रहे कि हम लोगों के गठबंधन में क्या जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं उससे आपको दिक्कत हो गई, क्योंकि ना तो अखिलेश यादव को कोई पिछड़ा नेता पसंद है कि उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़ा नेता उभर के आए जो पिछड़ों की और दलितों की बात कर सके। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब से आप एनडीए में जुड़े हैं तब से आप लोगों को दिक्कत हो गई है। पंशु जी, रोहित अग्रवाल जी के पास चलते हैं। रोहित जी, जो नतीजे सामने आए घोसी उपचुनाव के बाद, आपको क्या लग रहा है कि जो जिस बात का जिक्र अभी प्रमोद गोस्वामी जी कर रहे थे कि पहली बार लोगों को लगा कि जो एंटी बीजेपी जो वोट है वो एक तरीके से लामबंद हो रहा है, एक मंच पे आ रहा है। भले इसमें मायावती शामिल नहीं थी, लेकिन इस बार दलित मतदाताओं ने बहन जी को भी खारिज कर दिया, तो उसका लाभ मिल गया आपको। देखिए मानस जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव था और कहीं ना कहीं जनता की मोहर है घोषित चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन को, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा एक्सपोज हुआ है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि इन्होंने एक तरफ बात की वन नेशन वन इलेक्शन की और वहीं के विधायक को इस्तीफा दिलवा के अपनी पार्टी में लेके आके पुनः चुनाव करवाया, उसी को टिकट दी। तो ये दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जनता के साथ छल करने की कोशिश कर रही है, जनता का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे एक्सपोज हो रही थी। ये भी दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास एक कैंडिडेट नहीं है जिसको वो चुनाव में उतार पाए। आप इस तरीके से किराए के कैंडिडेट ढूंढेंगे और दूसरी पार्टियों के नेताओं को, विधायकों को अपनी पार्टी में लेके आएंगे इस्तीफा दिलवा के खाली मंत्री पद का लालच देके। तो ये भी एक कारण था कि जनता ने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी मंत्री पद का लालच दे दे के विधायकों को खरीद के लेके आ रही है। तो अब जो पार्टी इस स्तर पर उतर आई हो कि मंत्री पद का लालच देके और विधायकों को लेके आ रही हो अपने यहाँ, अब बताइए उससे ज्यादा गिरी हुई पार्टी और कौन हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज अब देखिए अपने सहयोगी दलों के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने दिन रात भोजीम के अंदर मेहनत की, दिन रात उन्होंने वहां पे कैंपिंग करने का काम किया, एक जमीनी अच्छे नेता है वो। उसके बाद ठीकरा फोड़ दिया ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर। ओम प्रकाश राजभर जी 2017 में इनके साथ थे, 2019 में इनके साथ से अलग हो गए थे और इनके द्वारा ठगे गए थे। उन्होंने पुनः इन पे विश्वास करके इनको ज्वाइन किया और अब ठीकरा फोड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर, जबकि एके शर्मा इनका गृह जनपद था, जबकि दो डिप्टी सीएम वहां पे राजा महाराजा की तरह चल रहे थे। किस तरीके से साइकिल से एक गरीब व्यक्ति को खाई के अंदर ढकेल दिया गया था वो भी जनता ने देखा था। जबकि आप देखिए कि इनके भूपेंद्र चौधरी 24 मंत्री वहां पे कैंपेन कर रहे थे
और यही अशोक पांडे बैठ के चिल्ला रहे थे, यहाँ पे चीख चिल्ला रहे थे कि बस बस कुछ नहीं, सब साफ हो जाएगा। मुझे याद है कि आपके साथ ही मैं था और अशोक पांडे जी खूब चीख चिल्ला के बता रहे थे कि सब पता चल जाएगा, दिख जाएगा और ये हो जाएगा और सब पाकिस्तान में जीतेंगे। अब आप सोचिए संजय निषाद क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले एरिया के अभी रिजल्ट खुल रहे हैं। तो अब संजय निषाद जी बताएं, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान कहाँ ढूंढ रहे थे संजय निषाद जी? तो अब ये जो स्थितियां थी भारतीय जनता पार्टी की, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं और ओम प्रकाश राजभर जी को पुनः ठगने का काम कर दिया है। आप बताइए, अब उनको इस स्थिति में ला खड़ा कर दिया। वो बेचारे परेशान है कि भाई आप जिस शर्तों में हमको लेके आए थे, अब वो शर्त आप पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ठगों की पार्टी हो चुकी है। वो तो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ठगों की पार्टी है और ये जनता को भी ठग रही है और जनता भी समझ चुकी है, सहयोगी दलों को भी ठग रही है, सहयोगी दल भी समझ चुके हैं। और अब तो स्थिति ये हो गई, भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं के कार्यकर्ताओं को ठग रही है, क्योंकि अशोक पांडे जी नहीं मानस जी कलेजा फट जाएगा, दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे और ओम प्रकाश राजभर जी, उनका बयान है कि विरोधियों का कलेजा फट जाएगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अशोक पांडे को मंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? अशोक पांडे जी मुझे लगता है कि मूल कैडर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं। अशोक पांडे जी मुझे लगता है कि नहीं, मैं बनारस की सीट से ब्रजेश सिंह की पत्नी बन सकती है। काश इनके नाम के आगे अशोक सिंह रहता तो बन जाते बेचारे। नहीं, अब ये अशोक पांडे जी को नहीं, एक मिनट जयप्रकाश पांडे जी, एक मिनट। ये अशोक पांडे जी इतने पुराने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि चेहरे पे झुर्रियां आ गई भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ते लड़ते। हमसे आपसे ना जाने कब से लड़ रहे हैं अशोक पांडे जी, और इतने जुझारू नेता हैं, जमीनी नेता हैं। और अब आप बताइए कि ये दारा सिंह चौहान को मंत्री बना देंगे चुनाव हारने के बाद भी, पर अशोक पांडे जो लड़ रहे हैं यहाँ टीवी बैठ के, उनको ये मंत्री नहीं बनाएंगे। भाई ये कौन सा चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का? अपने मूल कैडर से दरी बिछवाओगे, अपने मूल कैडर से नहीं, क्या चाहते हो? पांडे जी के साथ बहुत शुभकामनाएं, बहुत सीनियर व्यक्ति नहीं, खाली अशोक पांडे जी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर है वो सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा, पानी पिलाने का काम करेगा, कि दूसरे दलों से जो नेता आएंगे ज्वाइन करेंगे उनका पानी पिलाने का काम करेंगे जो है भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर वाले। नहीं, ये सवाल पूछना चाहिए इनको। ये जो नई भारतीय जनता पार्टी है, नई पद पार्टी आई है, अशोक पांडे जी आप पुराने नेता, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आप ये बताइए, आपने अपना जीवन दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और ये दारा सिंह चौहान दूसरे दल से आया हुआ पांडे जी मन की बात कर दो, बात कर रहे हैं। मंच बढ़िया, मन की बात कर दो, हम लोग आपका साथ दे। उनका समय नष्ट ना हो, इसलिए हम सवाल सीधे उनसे ले लेते हैं। करमवीर आजाद जी, जिस तरीके से दलित मूवमेंट शिफ्ट हो गया बहन जी के प्रति, बहन जी को छोड़ करके माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के लिए, आपने देखा इससे पहले पांडे जी की मौन सहमति थी हमारे चुनाव हुए, इससे पहले तमाम चुनाव हुए, लेकिन ये कहा जाता था कि दलित वोट बैंक कभी शिफ्ट नहीं होता था समाजवादी पार्टी की तरफ। 2019 के चुनाव में बहन जी ने खुद भी आह्वान किया, उसके बाद भी नहीं शिफ्ट हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि जो दलित मतदाता है वो अपनी चाल बदलने लगा है, किसी दूसरे विकल्प को तलाश रहा है? मानस भाई, अभी जो है, जैसे चूंकि यहाँ पे जिस मुद्दे की बात है कि काफी लोग जो है चर्चा कर रहे थे कि बहन जी ने अपील किया था कि पहली बात वोट न डालने जाएं, और अगर वोट डालने जाएं तो नोटा दबाएं। पहली बात उसका मैं पिछले बार इसी मंच से, आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने विजय उपाध्याय जी से पूछा भी था, और मैं ढूंढ भी रहा हूं कि वो कहीं से एविडेंस मिल जाए कि वो है क्या। अगर ऐसा एंटी डेमोक्रेटिक शब्द किसी ने नेताओं से पूछे नहीं, नहीं, मानस भाई देखिए, भारतीय जनता, सुन तो लीजिए मानस भाई, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस केवल भ्रम फैलाने का काम करती है। देखिए, चुनाव में भ्रम भी बहुत जरूरी होता है, एक नीति है, और जब तक इस नीति से काम नहीं किया जाएगा, वोटरों को भ्रमित करने के लिए किस तरीके, देखिए अगर बीएसपी की आप बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक 2 प्रमाण है समाजवादी पार्टी के लिए, 2 प्रमाण। एक आजमगढ़ का गढ़ कहा जाने वाला, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा, आजमगढ़ की लोकसभा में
बहन कुमारी मायावती जी लड़ करके यह प्रमाणित कर दें कि अगर मैं जो है लड़ूंगी तो तुम हार जाओगे, और वही दूसरा उसी पूर्वांचल क्षेत्र में घोसी उपचुनाव में न लड़ करके यह प्रमाणित कर दिया कि अगर मैं नहीं लड़ूंगी तभी तुम्हारी जीत है। देखिए, एक विचारधारा के कई दल हैं, सबका रास्ता एक जाता है। पीडीए की बात मान्यवर काशीराम साहब भी किया करते थे, आज फिर से वापस ये समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर के आई है। हाँ, लेकिन समस्या ये नहीं है। आज समस्या ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में 3 क्रम में, चूंकि इनका तो सीधा सा फंडा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और मनुस्मृति को अपना कानून बनाना है, भारत देश का संविधान और विधान बनाना है। और जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी उस दिन क्या स्थिति होगी, ये इसकी कल्पना भी करके मन सिहर जाता है। सोचिए कि हम लोग उस समाज से आते हैं जिसके पीछे झाड़ू और गले में मटका बनाया गया था, तो ऐसी स्थिति न आए। समाज अभी से चेतना शुरू कर दिया है, वो 150 रुपए के अनाज के चक्कर में नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात बता रहा हूं मानस भाई, आप महंगाई का ग्राफ देख लीजिए, आप डीजल पेट्रोल के दाम का ग्राफ देख लीजिए। कोई कितना गरीब से गरीब व्यक्ति है, अगर मोटरसाइकिल से जा रहा है, डीजल पेट्रोल डला रहा है, वो मजदूरी करके डीजल पेट्रोल डला रहा है, तो जितने का वो अनाज नहीं पा रहा, उससे कई गुना ज्यादा भारत सरकार और राज्य सरकार को टैक्स देने का काम कर रहा है। तो ये जो गणना है, इनकी जो अंक गणित है और जो इनकी गणित है, ये मनुवादी लोगों की, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की, इनके मंसूबे को विफल करने के लिए जो जनता ने आज घोसी के उपचुनाव को जिता करके समाजवादी पार्टी के, या कह लें कि इंडिया गठबंधन को एक प्रमाण देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, संविधान के साथ खिलवाड़ मत करना। अगर संविधान के साथ तुमने छेड़छाड़ की तो ऐसा अंजाम होगा जो अभी हाल आपने देखा है घोसी का। और जिस दिन जनता, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है, और जिस दिन जनता ने मूड बना लिया तो भारतीय जनता पार्टी का पतन होने में समय नहीं लगेगा। मानस भाई, अशोक पांडे जी हमारे साथ, अशोक पांडे जी के पास दोबारा चलते हैं। करमवीर भाई, अशोक पांडे जी, मिशन 80 में 80, यानी जो 80 सीटें जीतने का जो फार्मूला आपने तय किया था, उसके लिए आपको 52% वोट बैंक की दरकार थी। 52% आप वोट शेयर चाहते थे और उसी रणनीति पर आप लोग काम भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से घोसी के उपचुनाव में दलित मतदाता छिटक गया, पिछड़ों ने आपका साथ नहीं दिया, आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा? क्या रणनीति में कोई फेरबदल करने के बारे में भी विचार करेंगे आप लोग? गोरखपुर फूलपुर भी हारे थे, और दूसरी एक चुनाव से जिस तरह से इन लोगों ने अपने को ये बता दिया कि सिरमौर दुर्भाग्यजनक है। अभी किसी साथी ने कहा कि पांडे जी के चेहरे पर झुर्रियां, अरे साहब, अजीत सिंह ने तो इतना दल बदल किया कि गिनीज बुक में दर्ज होते होते बचे। अरे हम तो पांडे जी कह रहे हैं, पांडे जी आपको मंत्री बनाना चाहिए। अरे दारा सिंह चौहान की जगह आपको मंत्री बनाना चाहिए। आप उल्टा हमको कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आप कब तक दड़ी बिछाओगे, कब तक पानी पिलाओगे? नहीं, ये तो बताओ, आप दड़ी कब तक बिछाते रहोगे पांडे जी? जीवन भर दड़ी बिछाने आए हो राजनीति में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नींव का पत्थर रखा था आप लोगों ने। आपने क्या दड़ी बिछाने के लिए रखा था? भारतीय जनता पार्टी की नींव का पत्थर दड़ी बिछाने के लिए रखा था क्या? नहीं, कब तक दड़ी बिछाओगे पांडे जी, तो बता दो। अरे कब आपका जमीर जागेगा और कब जाओगे अपनी पार्टी से? दारा सिंह चौहान नहीं, अशोक पांडे को मंत्री बनाओ। अरे कभी तो जवाब
और कहो मैं दरी नहीं बिछाऊंगा, कभी तो अपने जमीन को जगाओ और बोलो मैं दरी नहीं बिछाऊंगा और मुझे मंत्री बनाओ। दारा सिंह चौहान को बाहर से लेके आएंगे, दूसरी पार्टी से लेके आएंगे, नहीं दूसरी पार्टी से दारा सिंह चौहान को लेके आएंगे और अशोक पांडे को यहाँ पे दरी बिछवाएंगे। अब अशोक नहीं अब आप सदैव दारा सिंह चौहान आएंगे तो आप रेड कार्पेट बिछाने का काम करेंगे। अशोक पांडे रेड कार्पेट बिछाएंगे, अशोक जी ब्रिजेश पाठक से वरिष्ठ हैं। मंत्री पद की शपथ लेंगे। अगर ब्राह्मण ही बनना है तो अशोक जी तो ब्रिजेश पाठक से भी वरिष्ठ हैं। दारा सिंह चौहान और अशोक पांडे बिछाएंगे दरी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये अपमान है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लड़ रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं अशोक जी आपकी लड़ाई तो रोहित लड़ रहे हैं। आप बताइए ब्रिजेश सिंह के परिवार के लोग काशी से एमएलसी बन जा रहे हैं, आप सज्जन व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अब माफिया परिवार की रहनुमाई भाजपा करेगी आप नहीं करेगी? प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर का अपमान है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा में थे इसलिए हमें यहाँ का दर्द पता है, हमें पता है आप उस समय भी दरी बिछा रहे थे और आप आज भी दरी बिछा रहे हैं, तो हम आपको दरी बिछाने से ऊपर उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप दरी की जगह मंत्री पद की शपथ लें। आप भी उठिए साहब, आप भी तो उठिए। राजीव सिंह क्या दरिये बिछाते रह जाएंगे? चरण सिंह क्या? अरे भाई साहब हमको तो जितना सम्मान दिया पार्टी ने उतना किसी को नहीं दिया, हमको तो जितना सम्मान दिया पार्टी ने उतना किसी को नहीं दिया। संगठन के अंदर हमको पद दे दिया, मुझे प्रदेश अध्यक्ष तक का पद दे दिया पार्टी ने, ज्यादा सम्मान में क्या मांगू पार्टी से। परंतु आपके साथ पार्टी ने अत्याचार किया है, आपके साथ पार्टी ने बिल्कुल जाहिर नहीं किया है। और हम क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा के अंदर सहयोगी थे तो हम इसलिए अशोक पांडे जी की तरफ से आवाज उठा रहे हैं कि अशोक पांडे जी को मंत्री बनाओ, दारा सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखाओ। बिल्कुल एकदम। देखिए बहस का मुद्दा आज अशोक जी के मंत्री बनने या ना बनने पे नहीं है, हमारे अशोक जी का नहीं है मानस जी, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र के खात्मे की बात है। भाई आप बताइए, बनारस काशी के पवित्र क्षेत्र में है, विद्वान प्रवक्ता है, ब्रिजेश सिंह के परिवार की रहनुमाई उच्च सदन में हो रही है तो पीड़ा तो होती है कि एक इतना भद्र आदमी है, इसको उच्च सदन में क्यों नहीं भेजा जाता? ब्रिजेश पाठक की तरह दल बदल नहीं किए तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र की चर्चा होनी चाहिए, ये कोई दूसरे दल का मजाक उड़ाएंगे। सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, खाली ये थोड़ी ना है। और एग्जाम्पल दें क्या यहाँ पे? अशोक जी दलित वोट बैंक को दोबारा पार्टी से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से अपनी रणनीति में बदलाव करेगी? क्योंकि हमने देखा चुनाव में कि दलित मतदाता छिटक रहा है आपसे, तो देखिए आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके वोट बैंक अपनी तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया। देखिए अरे अब तो ठाकुर भी गए, बाबा साहब के साथ ठाकुर मतदाता भी गए, वो भी बता दीजिए आप। ये लोग अगर हमको मंत्री न बनावे तो हम बोला जी अरे मत बनो भैया, हमको क्या दरी बिछाते रहो, मत बनो मंत्री, बिछाओ दरी, हमको क्या करना है? अब हम बोले क्या दरी बिछाना तो बिछाओ दरी, अरे मत बनो मंत्री, दारा सिंह चौहान को बनाए मंत्री, भैया हमको क्या करना है? बिल्कुल आप बोलिए, शांत रहिए, रोज तो इन लोगों को करने पर शपथ ग्रहण करने सब बोला। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे एक सीट जीतने हारने से बहुत असर पड़ने वाला नहीं है, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। रही दलित की बात, तो दलितों का हमने काशी राम जी के सपनों को साकार करने का काम किया, हमने दलित बंधुओं को मकान दिया, शौचालय दिया और दलित बंधुओं की व्यवस्थाओं को हमने सही की। दलित बंधु हमारे कौन से काशी राम साहब की बात कर रहे हैं? कौन से माननीय काशी राम साहब की बात कर रहे हैं? काशी राम गौरी जो प्रतापगढ़ में पेड़ से उल्टा लटका के मारा गया, उस काशी राम गौरी की बात तो नहीं कर रहे हैं पांडे जी। काशी राम जी के सपनों आपके ही सरकार में प्रतापगढ़ के अंदर काशी राम गौरी नाम का एक व्यक्ति जो उल्टा लटका के पेड़ से मारा गया, FIR नहीं लिखी गई, उस काशी राम गौरी की बात नहीं कर रहे हैं। दलितों को आयुष्मान योजना नहीं मिली, दलितों को हमने कहीं भी, अगर आप पिछड़ा हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं दिया, हमारी जो भी योजनाएं थी गरीब आदमी अंतिम आदमी के लिए विकास के लिए थी। ये अलग बात है, एक सीट हम हारे हैं,
उस पर समीक्षा करेंगे, क्यों हारे हैं। हम अपने को हमने बूथ स्तर तक मजबूत किया, अंतिम आदमी तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, ये अलग बात है। हम हारे हैं तो निश्चित तौर पे ये लोग हमें मिनिस्टर बनाते रहे, हम इनकी बात सुनेंगे क्योंकि हारे। अच्छा, वो चलिए, समीक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, वो खतौली वाली समीक्षा हो गई पूरी? अभी नहीं, खतौली वाली और मैनपुरी वाली समीक्षा पूरी हो गई, जारी है। आप लोगों ने पूरे प्रदेश की समीक्षा की थी हारने के बाद, नगर निकाय में हारे, समीक्षा आपने किया था, आपने पूरे नगर निकाय में नगर निकाय जीतते हो गया, आप ऐसे ही नगर निकाय। देखिए मानस जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि हमने दलितों के लिए आयुष्मान योजना शुरू की, तो आयुष्मान योजना में जिस तरीके से घोटाला सामने आया, एक नंबर पे लाखों लोगों का पेमेंट हुआ, एक जो लोग नहीं दुनिया में हैं उनके नाम पे भी पेमेंट हो गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, इस झूठ को ही नजर आते हैं चोर, एक पुरानी कहावत, इनको सब चोर नजर आएंगे। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने अपनी बात रख ली, मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जब झूठ दिखाती है, आज देश का नौजवान, उसके पास रोजगार नहीं, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा देने वाले लोग, जो गरीब देश है जिसके पास आज कोविड के बाद से किसानों के पास उनके हालत देख लीजिए, देश की आर्थिक व्यवस्था देख लीजिए। और जब हम G20 कराते हैं तो हम 4,254 करोड़ रुपया देश का खर्च करते हैं, चांदी की प्लेट्स में आए हुए मेहमानों को खाना खिलाते हैं, और गरीब देश का वो आज भी भूखा है। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ में से 15 करोड़ को हम अनाज दे रहे हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी, जिन पे चर्चा नहीं करना चाहती, और समाजवादी पार्टी लगातार इन्हीं मुद्दों को उठा रही है। आप G20 जब होते हैं, विदेश से मेहमान आते हैं, तो आप जानवरों को, आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक पूरी टीम लगा देते हैं कि आवारा पशु वो सड़क पे दिल्ली में नजर नहीं आना चाहिए, किसी गरीब नजर नहीं आना चाहिए, उनको छुपा के रखना चाहिए। गरीबी मिटा पाऊं या ना मिटा पाऊं, लेकिन गरीबी दिखनी नहीं चाहिए। तो अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार उस मुद्दे को उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो किसान है उसकी फसल को आवारा पशु चरा जा रहा है, तो अब तो G20 की बैठक से भी वो जो लोगों को लगाया गया था, जो बजट खर्च किया गया था, देश की सरकार से समाजवादी पार्टी अपील भी करती है कि जो लोग वहां से फ्री हो गए हो और उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, या उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ा दीजिए। जो आवारा पशुओं से रोज एक मौत होती है, उनकी आपको सुरक्षा की कोई मतलब नहीं दिक्कत दिखती कि रोज उत्तर प्रदेश में लोग मरते हैं। समय का बहुत अभाव है, बाकी साथियों के पास जाना। जयप्रकाश जी, इंडिया गठबंधन की पहली जीत, अब सीट शेयरिंग पे बात होगी। देखिए, दो बड़ी अच्छी चीज कह रहे थे, वो तो स्वाभाविक है कि इंडिया ने परास्त कर दिया है, एनडीए को कोई छिपा नहीं है। लेकिन एक बड़ा अच्छा संकेत ये आया है कि जो दलित और पिछड़ों में खाई भाजपा ने बड़ी चतुराई से पैदा कर दी थी, खाई थी नहीं, चूंकि अगर भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे तो जो नियंत्रण, निषेध, तिरस्कार, अपमान मनुवादी सोच के लोग लगाते हैं, वो पिछड़ों दलितों में बड़ी मामूली सी रेखा रहती है, लेकिन अपमान बराबर होता है। इसलिए चाहे लोहिया जी की विरासत हो, काशीराम जी की हो, पेरियार की हो, तो उसमें मतलब सब में बराबरी की बात होती है। इन्होंने चतुराई से घुसपैठ करके बहन जी को उस गठबंधन से तोड़ करके और निश्चित रूप से उसे भटकाने का प्रयास किया था। लेकिन जब इनके प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर कहेंगे कि नहीं संविधान बदल देना चाहिए, और निजीकरण जो वर्तमान में जो पांडे जी कह रहे हैं कि नहीं सबका बराबर करें, सबका बराबर नहीं है। निजीकरण तो निश्चित रूप से कुछ खास लोगों को लाभ देगा, जो हाशिए के समाज के लोग हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा स्वास्थ्य पर निर्भर कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, 1,23,00,000 लोग माइग्रेट करके दूसरे सूबों में जा रहे हैं, और वो कौन लोग हैं, उनका सामाजिक संरचना आप देखेंगे तो उसमें दिहाड़ी मजदूर ज्यादा है, और वो दलित आते हैं, अति पिछड़े आते हैं। मुंबई दिल्ली की ट्रेनों में आप देख लीजिए, अभी भी वही दशा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस चुनाव में यह संकेत मिल गया कि हमारा संविधान छीनने का मतलब यह है कि फिर वही दौर, वो दौर की झलक मिल गई है। योगी तो संत है ना, क्यों अखिलेश यादव जी की कुर्सी पर गंगा जल डाला गया? अभी फकरुल भाई ने बताया ही कि अगर आप सीधी में देख लीजिए तो एसटी के ऊपर पेशाब कर दी गई। पेशाब करने वाला कौन था? भाजपा के ही सोच, भाजपा के पदाधिकारी था ना। या राजस्थान में एक छात्र को पीट पीट के मार दिया गया, मटकी छू लिया था, इंद्र मेघवाल था, वो भी ठाकुर छैल सिंह सरस्वती शिशु मंदिर के थे। तो ये जो मनुवादी सोच है वो साफ साफ दिख रही है। दलितों में बहुत ज्यादा आर्थिक राजनीतिक पीड़ा तो है ही हाशिए पे लगा के, सामाजिक रूप से उन्हें डर लगा कि मनुवाद फिर से सर उठा रहा। हम आखिर में एक लास्ट कमेंट प्रमोद गोस्वामी जी से लेना चाहेंगे। प्रमोद जी, आपको लगता है कि मौजूदा हालात में
बहन जी को फिर से विचार करना पड़ेगा कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा बने, या आपको लगता है कि अभी भी वो एकला चलो की राह पर ही चलेंगी? नहीं देखिए मानस जी, मैंने पहले कहा कि जिस ढंग से इस चुनाव में उन्होंने एक बहुत साइलेंट संदेश या मैसेज दिया है, वो तो मुझे यही लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरी बनी हुई है और उनके साथ वो नहीं जाएंगी। हाँ, गठबंधन में शामिल होंगी, और अगर गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ये बात दीगर है कि उसका लाभ भाजपा को मिल जाएगा, क्योंकि दलित वोट इधर जाएगा तो बाकी अगर एक जगह सिमट जाएंगे तो बसपा को नुकसान होगा और उसका भाजपा को फायदा होगा। मुझे लगता है कि भारतीय ये संदेश इस बात का, घोसी का चुनाव इस बात का संदेश है कि मायावती कहीं ना कहीं लेटर और सूनर वो एनडीए का हिस्सा किस रूप में बनेंगी, कैसे बनेंगी, ये अलग है, लेकिन एक संकेत, यह संदेश एक घोसी के चुनाव से ये गया हुआ है। चलिए समय का अभाव है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। बीजेपी से अशोक पांडे जी, करमवीर बहुत आजाद जी, धन्यवाद। प्रमोद गोस्वामी जी, रोहित अग्रवाल जी, फखरुल हसन चार साहब, जयप्रकाश पांडे जी और सुनील रघुवंशी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। आज हम बात कर रहे थे घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में मची सियासी उथल पुथल की, किस तरीके से तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता अगर घोसी के उपचुनाव को एक नजीर मान ले तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो तमाम मतदाता है वो अपनी चाल को बदल रहे हैं, एक नए ठिकाने को तलाश रहे हैं। दलित वोट बैंक मायावती की तरफ शिफ्ट, मायावती को छोड़ करके, बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता दिखाई पड़ रहा है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत भी बता रहे हैं तमाम लोग। तो आज इस चर्चा को ही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।